हेलो फ्रेंड्स। तो हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग एजुकेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट क्लास पर हम लोगों ने ताराचंद समिति के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कमीशन डिस्कस करते हैं, मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग, जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुदालियर आयोग। नाइनटीन 52-53 या हम इसी को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो ये दोनों नामों से जाना जाता है। इसको हम मुदालियर आयोग या फिर इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसका जो गठन हुआ था 1952-53 में हुआ था। अब सबसे पहली बात, इसकी सिफारिश किसने की थी? इस आयोग का गठन किसके सिफारिश पर या किसके सुझाव पर हुआ? तो इसका जो है गठन जो है ताराचंद समिति के सुझाव पर हुआ है। हालांकि ताराचंद समिति को भी हम माध्यमिक शिक्षा समिति कहते हैं। हमने पहले कहा कि जो ताराचंद समिति का सुझाव था वो बहुत अपूर्ण और अपरिपक्व था, इसलिए उसने कहा था कि एक माध्यमिक शिक्षा के लिए एक अलग से आयोग गठन किया जाए। तो वो जो ताराचंद समिति का सुझाव था, उस सुझाव को सरकार ने ध्यान में रखते हुए जो 1948 में ताराचंद समिति ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा की प्रगति के लिए या माध्यमिक शिक्षा की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित किया जाना चाहिए, तो सरकार ने 1952 में ताराचंद समिति के उस सुझाव को स्वीकार किया और उसको क्रियान्वित करते हुए केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया। तो सिफारिश किसने की थी? गठन सिफारिश ताराचंद समिति के सुझाव पर हुआ। दूसरा, अब इसका गठन कब हुआ? ताराचंद समिति के द्वारा। ठीक, गठन जो हुआ इसका वो हुआ 23 सितंबर 1952 को, और इसने अपना जो प्रतिवेदन दिया 29 अगस्त 1953 को, और जो रिपोर्ट थी उसमें 14 भाग थे और 255 पेजेस। क्लियर? अब इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और कई दफा एग्जाम में ये पूछा गया कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर क्या है, क्योंकि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पर ही इसको मुदालियर आयोग कहते हैं। ये थे मद्रास वीसी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के लिए कि जो मुदालियर कमीशन बना है या मुदालियर कमीशन का जो नामकरण हुआ, तो उसमें जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, कौन थे? तो ये थे तत्कालीन जो मद्रास विश्वविद्यालय है उसके वाइस चांसलर थे या उसके कुलपति थे। और अध्यक्ष सहित इसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य जो थे वो थे 10 अध्यक्ष सहित।
अब ये कुछ बातें हैं। तो यहाँ पर मुदालियर कमीशन का गठन कब हुआ ये पता है, मुदालियर कमीशन को और किस नाम से जानते हैं ये हुआ, इसके गठन का सुझाव किसने दिया, इसका गठन कब हुआ, अपनी रिपोर्ट कब दी इसने, इसके अध्यक्ष कौन थे, वो कहाँ से संबंधित थे, और इसमें कुल कितने सदस्य थे, कितने मेंबर्स थे इस आयोग में, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें से कुछ चीजें आपको महत्वपूर्ण है, जैसे आपको ये ध्यान रखना है और ये आपको ध्यान रखना है, पार्ट ध्यान रखने कितने पार्ट्स में थी। हाँ, एक और चीज है, कोर एरिया ऑफ वर्क क्या है, इसका जो कार्यक्षेत्र था वो मुख्यतः क्या था। तो कोर एरिया जो था वो ओनली सेकेंडरी एजुकेशन था। इस आयोग का जो कार्यक्षेत्र था वो केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा थी। प्राथमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा के संदर्भ में इस आयोग को कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी सुझाव नहीं देना था। इसको केवल और केवल भारत की जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा है, पूरे भारतवर्ष की जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी संरचनात्मक, उसमें गुणात्मक सुधार हेतु इसको एक अध्ययन करना था और कुछ सुझाव सरकार को देने थे। तो इसका जो कार्य का मुख्य क्षेत्र था वो था माध्यमिक शिक्षा। हाँ, वो अलग बात है कि इसने, चूंकि माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है, तो इस आयोग ने अपने सुझाव में माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से और उच्च शिक्षा से उसका जो जुड़ाव है उस जुड़ाव को भी अपने इसने प्रतिवेदन में शामिल किया है। लेकिन सरकार की तरफ से जो इसे निर्देश था वो ये था कि आप केवल और केवल भारत की माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु, संवर्धन हेतु आप सुझाव दीजिए, आप एक प्लान लेकर के आइए, ब्लूप्रिंट बनाइए। तो अब जरा इसकी जो पृष्ठभूमि है उसकी चर्चा के बाद हम इसके प्रतिवेदन पर आते हैं, इसके सुझाव और उसकी सिफारिशों पर आते हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हम इसमें उन्हीं बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जो बिंदु हमें परीक्षाओं में हमसे पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की बात करेंगे। केवल महत्वपूर्ण सुझावों के बारे में बात करेंगे, सारे सुझावों के बारे में नहीं बात करेंगे। तो पहले वो सुझाव, वो रिकमेंडेशन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लचीले पाठ्यक्रम का सुझाव, फ्लेक्सिबल करिकुलम का रिकमेंडेशन किस आयोग ने दिया। तो जो पाठ्यक्रम विविधता है या जो करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाती है वो मुदालियर कमीशन ने ही दी है सेकेंडरी लेवल पर। अब ये पाठ्यक्रम जो लचीलापन है या जो विविधता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चुन सकते हैं। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो भी आपके अंदर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो पाठ्यक्रम के लचीले पाठ्यक्रम का जो सुझाव था या जो पाठ्यक्रम विविधता का सुझाव था वो मुदालियर कमीशन ने ही दिया। तो पहला महत्वपूर्ण सुझाव लचीले पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम विविधता का सुझाव। और पाठ्यक्रम विविधता या पाठ्यक्रम का लचीलापन मतलब समझ में आ रहा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। दूसरी बात, टू लेवल सेकेंडरी एजुकेशन। टू लेवल सेकेंडरी एजुकेशन की
इन्होंने बात की। पहले लेवल में इन्होंने जूनियर को रखा और उसके बाद हायर, यानी जूनियर सेकेंडरी और यहां पर हायर सेकेंडरी। यहां पर जो उन्होंने रखा वो रखा क्लास 6, 7, 8 रखा, और यहां पर जो क्लासें रखी उन्होंने वो था 9, 10, 11 एंड 12, यानी टोटल 7 इयर्स की इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की बात की है। तो माध्यमिक शिक्षा के 2 स्तर बताए इन्होंने, या माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा, एक कनिष्ठ माध्यमिक शिक्षा, एक उच्च माध्यमिक शिक्षा। कनिष्ठ के अंतर उन्होंने 6, 7, 8 की कक्षा को रखा, और उच्च माध्यमिक के अंतर्गत उन्होंने 4 कक्षाएं रखी, अर्थात 3 कक्षाएं ये, 4 कक्षाएं ये, यानी कुल 7 कक्षाएं, अर्थात 7 वर्षीय सेकेंडरी एजुकेशन का प्रपोजल मुदालियर कमीशन ने दिया था। इस बात को ध्यान रखें। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाएगा। ये देखे ना कि हम जो टॉप डिस्कशन कर रहे हैं पूछे गए वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि लचीले पाठ्यक्रम का सिद्धांत किसने दिया, या लचीले पाठ्यक्रम का सुझाव किसने किया, तो यह पाठ्यक्रम विविधता का सुझाव किसने दिया, मुदालियर कमीशन ने दिया। दूसरा, मुदालियर कमीशन ने कितने वर्षीय माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया था, तो मुदालियर कमीशन ने 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की जो है वकालत की थी, जिसमें एक जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन और दूसरा जो अपर लेवल है उसको हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। इस तीसरी बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने जो एक स्कूल इंस्पेक्शन के बारे में बात की, विद्यालय निरीक्षण, स्कूल इंस्पेक्शन यानी विद्यालय निरीक्षण के बारे में सुझाव दिए। अब विद्यालय निरीक्षण के बारे में अर्थात उनका कहना था कि निश्चित समय अंतराल पर शिक्षा संस्थानों का या विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए, अर्थात विद्यालय निरीक्षण को एक सतत कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब जब विद्यालय निरीक्षण की बात उन्होंने की यहाँ पर, तो कई सारी बातें निकल करके आती हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया। पहली चीज तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैक्षिक संस्थाओं के निरीक्षण की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की। भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के इंस्पेक्शन, जैसे आजकल हम देखें कि NAAC करता है हायर एजुकेशन का इंस्पेक्शन, NBA जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशंस, वो इंस्पेक्शन करता है, ग्रेडिंग करता है। इसी तरीके से जो क्वालिटी कंट्रोल की बात होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात होती है, इवैल्यूएशन ऑफ इंस्टीट्यूट की बात होती है, तो उसके लिए हम इंस्पेक्शन की व्यवस्था करते हैं, निरीक्षण की बात करते हैं। निरीक्षण क्या होता है, एक तरीके की जांच होती है, एक हाई अथॉरिटी कमेटी आती है या एक निरीक्षक मंडल आता है, इंस्पेक्शन ग्रुप आता है, और वो पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, स्टूडेंट की प्रोग्रेस का, टीचर्स की प्रेजेंस का, उनकी अचीवमेंट्स का, आदि सारी चीजें जो है वो उनकी गुणवत्ता की जांच करता है, एक फीडबैक देता है, और उसके आधार पर ही सरकार उसको ग्रांट या उसको आर्थिक सहायता या तमाम तरह की उसको सुविधाएं मिलती है। तो निरीक्षण का मतलब समझ में आ रहा है। निरीक्षण का मतलब है गुणवत्ता की जांच या उसका गुणवत्ता का आकलन किसी शैक्षिक संस्था का। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में शैक्षिक संस्थानों के निरीक्षण का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया। तो ध्यान रखें कि वो सुझाव मुदालियर कमीशन ने नहीं दिया है। मुदालियर कमीशन ने निरीक्षण व्यवस्था को ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत बनाने के बारे में वकालत की है। जो भारत में सर्वप्रथम शैक्षिक संस्थानों के निरीक्षण का सुझाव आया कि शैक्षिक संस्थानों का निरीक्षण होना चाहिए, वो था वुड डिस्पैच 1854, अर्थात जिसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ध्यान रखें कि इंस्पेक्शन जो है, पहली चीज कि शैक्षिक संस्थान निरीक्षण
जो संप्रत्यय है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? सर्वप्रथम वुड डिस्पैच द्वारा दिया गया। वुड डिस्पैच यानी 1854। ध्यान रखिए, वुड डिस्पैच एक 1854 में ये भी एक शैक्षिक दस्तावेज है भारत का, लेकिन चूंकि ये प्री ब्रिटिश पीरियड के दौरान थे इसलिए हम इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे। लेकिन पहला प्रश्न तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि अगर वुड डिस्पैच ने स्कूल इंस्पेक्शन का संप्रत्यय दे दिया था तो फिर मुदालियर आयोग क्या उसमें स्पेशल कर रहा था? मुदालियर आयोग की आप सिफारिश पर, ये तो एक अलग बात है। अब मुदालियर आयोग ने क्या कहा? उनका कहना था कि जो निरीक्षण है, निरीक्षण निश्चित समय अंतराल पर सतत होना चाहिए, सतत किया जाना चाहिए। ये है मुदालियर आयोग की रिकमेंडेशन, पहली चीज। अब अगर हमें विद्यालय का निरीक्षण करना है तो फिर निरीक्षण कौन करेगा? क्या निरीक्षण प्रधानाचार्य को करना चाहिए या फिर निरीक्षण प्रबंध समिति की करे? तो यहाँ मुदालियर कमीशन का कहना था कि शैक्षिक संस्थानों के निरीक्षण हेतु जिला स्तर पर एक निरीक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए, एक बाकायदा इसके लिए ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। तो दूसरा उन्होंने कहा कि निरीक्षण हेतु प्रत्येक जिले में एक निरीक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। क्लियर? अब अगर हम निरीक्षक यानी एक पूर्णकालिक ऑफिसर इसके लिए, जिसका केवल और केवल जो काम होगा वो इंस्पेक्शन का ही होगा, उसका काम इंस्पेक्शन। अब लेकिन क्या एक व्यक्ति इंस्पेक्शन करेगा? तो उनका कहना था कि एक व्यक्ति इंस्पेक्शन नहीं करेगा, बल्कि पूरा का पूरा एक निरीक्षण मंडल होगा, एक निरीक्षण समूह होगा, एक इंस्पेक्शन टीम होगी, जिसका प्रेसिडेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन ऑफिसर होगा। लेकिन वो जो उसकी इंस्पेक्शन टीम होगी, उस इंस्पेक्शन टीम में कॉलेजेस के या विद्यालय के प्रिंसिपल्स को भी रखा जाए और जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके कुछ एक्सपीरियंस टीचर्स को भी एज अ मेंबर रखा जाए। तो जो निरीक्षण होगा, निरीक्षण कौन करेगा? निरीक्षण मंडल में कौन कौन होगा? निरीक्षक होगा, प्रधानाचार्य होंगे और शिक्षक भी होंगे। और शिक्षक कहाँ के? जो टीचर इंस्टीट्यूट टीआईज हैं उनके टीचर्स, यानी जो बीएड कॉलेजेस हैं या एमएड कॉलेजेस हैं उनके जो एक्सपीरियंस टीचर होंगे उनको इस निरीक्षण मंडल में या इंस्पेक्शन टीम में रखा जाएगा। तो वुड डिस्पैच ने भले ही निरीक्षण की बात की थी, लेकिन एक निरीक्षण के लिए एक स्पेशल ऑफिसर रिक्रूट हो, फिर निरीक्षण कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, एक रेगुलर इंटरवल पर लगातार होना चाहिए, यानी एक तरीके की एक प्रक्रिया, एक आवश्यक अंग अनिवार्य किया जाना चाहिए या कंपलसरी करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सतत किया जाना, इसका मतलब है कि कंपलसरी है, एक रेगुलर इंटरवल पर कंपलसरी होना चाहिए। और इंस्पेक्शन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि एक पीयर टीम के द्वारा या एक ग्रुप के द्वारा किया जाना चाहिए। और उस ग्रुप में इंस्पेक्शन ऑफिसर के साथ साथ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के एक्सपीरियंस टीचर्स को भी एज ए मेंबर शामिल किया जाना चाहिए। चलिए, तो अब तक हमने तीन बातें समझी
करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की बात की हमने, 2 लेवल सेकेंडरी एजुकेशन की बात की और स्कूल इंस्पेक्शन के बारे में बात की। यहाँ तीनों से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस भी कई दफा पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शैक्षिक जो प्रशासन और प्रबंधन के बारे में इन्होंने बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी बात उन्होंने कही कि प्रत्येक स्टेट को अपना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए, या प्रत्येक राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा जो है वो बोर्ड स्थापित करना चाहिए। जैसे यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है। तो हालांकि 1954 तक कई राज्यों ने अपने स्वतंत्र या एक अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना रखे थे, लेकिन बहुत सारे राज्यों के पास उनका अभी भी बोर्ड नहीं था स्टेट लेवल का। तो इनका कहना था कि प्रत्येक जो स्टेट है, प्रत्येक राज्य में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओपन किया जाए, ठीक है, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड। फिर अगली बात उन्होंने कही कि प्रत्येक राज्य में AIC ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के निर्देशन पर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। टेक्निकल बोर्ड, और यही बाद में टेक्निकल बोर्ड जो बने वो जो ITI होती हैं या पॉलिटेक्निक होती हैं, इस तरह की शिक्षा को मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। तो उन्होंने, चूंकि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की बहुत बात की गई थी मुदालिया कमीशन ने, और शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने की बात की थी, तो उसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपना एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खोले और एक तकनीकी शिक्षा बोर्ड खोले। किसके? क्योंकि भारत में तकनीकी शिक्षा की जो सर्वोच्च संस्था है वो AICTC है। तो उन्होंने कहा कि AICTC के निर्देशन पर भी एक प्रत्येक स्टेट को बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या शैक्षिक तकनीकी बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि CAB की तर्ज पर प्रत्येक स्टेट को प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना करनी चाहिए। यानी जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CAB भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है भारत के शैक्षिक संदर्भों में। सबसे पुरानी और सबसे हाईएस्ट एडवाइजरी एक बॉडी है भारत में एजुकेशन के रेफरेंस में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शिक्षा से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु सर्वोच्च संस्था कौन सी है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म आ रहे हैं उन टर्म्स को धीरे धीरे हमें समझते हुए चलना है। तो CABE क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं समझ पाएंगे। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भारत में शैक्षिक मामलों में
केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु सर्वोच्च एवं सबसे पुरानी बॉडी है या संस्था है। और सबसे पुरानी क्यों है? क्योंकि इसका जो गठन हुआ था वो 1917 के सैडलर कमीशन या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर हुआ था। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई, वो भी सैडलर कमीशन 1917 की सिफारिश पर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सीएबी की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। किसकी सिफारिश पर? सैडलर आयोग की सिफारिश पर 1917 के। और इसका जो फिर 1923 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसको डिसॉल्व किया गया, लेकिन 1935 में फिर से इसको स्थापित किया गया है और आज भी ये वर्क कर रही है। तो जिस तरह से, क्योंकि पहले इसके कार्य क्षेत्र में केवल केंद्र सरकार आता था, तो मुदालिया कमीशन ने कहा कि राज्य सरकारों को भी शैक्षिक मामलों में सुझाव देने हेतु एक प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना करें। जैसे सेंट्रल लेवल पर या नेशनल लेवल पर CABE काम करता है, वैसे ही स्टेट लेवल पर PABE की स्थापना या प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाए, प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जानी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि ये सारे जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सारे के सारे जो है वो शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के संदर्भ में मुदालिया कमीशन की महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक चौथी बात उन्होंने कही कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं का जो मैनेजमेंट है वो कंपनी एक्ट के अनुसार मैनेजमेंट कमेटीज द्वारा किया जाना चाहिए या किया जाए। तो कंपनी एक्ट जो 1956 था, बाद में वो कंपनी एक्ट 1949 भी था, बाद में 56 उसका हुआ। तो जो कंपनी एक्ट बना था उस कंपनी एक्ट के अनुसार प्राइवेट स्कूल्स का जो प्रशासन और प्रबंधन है वो प्रबंधन समितियों के अनुसार किया जाना चाहिए। वो प्रबंधन समितियां जो कंपनी लॉ से क्या है, कंपनी लॉ के अनुसार फ्रेम की गई हैं या बनी हुई है। अब इसके अलावा जो महत्वपूर्ण और भी सुझाव है उनके, अगर हम देखें तो 7th रिकमेंडेशन हम लोगों ने पढ़ ली हैं। आगे की चर्चा अगर हम करें यहां पर, तो परीक्षा सुधार के लिए उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा हेतु जो है वो मॉक क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। का होना चाहिए। दूसरा इन्होंने एक बात कही कि आवासीय माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। आवासीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाए। तीसरा, जो ग्रामीण विद्यालय हैं ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर एग्रीकल्चर एजुकेशन दी जाए। दूसरा, फिर उन्होंने बालिका माध्यमिक विद्यालयों की
ये कई दफा पूछा गया है, जैसे आपने देखा होगा कि गर्ल्स इंटर कॉलेजेस, तो गर्ल्स इंटर स्पेशली जो गर्ल्स इंटर कॉलेजेस हैं जैसे बालिका माध्यमिक विद्यालय, तो इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो मुदालियर कमीशन ने दी थी, या फिर जो रेसिडेंटल सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं या जो आवासीय माध्यमिक विद्यालय हैं उनका जो सुझाव था वो मुदालियर कमीशन ने दिया था। हॉस्टल वाले, आवासीय का मतलब हॉस्टल ओरिएंटेड या हॉस्टल युक्त जो हमारे सेकेंडरी या इंटर कॉलेजेस होते हैं। फिर यहाँ जो रूरल एरिया के इंटर कॉलेजेस हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात उन्होंने की, और गर्ल्स के लिए स्पेशल उन्होंने इंटर कॉलेजेस खोलने की वकालत की है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम और कुछ बातें समझें तो भाषा के माध्यम में उन्होंने बात की कि जो भाषा है, भाषा 3 होनी चाहिए, मात्र हिंदी और अंग्रेजी, यानी 3 भाषाओं का जो ज्ञान है वो माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए या दिया जाना चाहिए। और ये रिकमेंडेशंस भी लागू हुई। मातृभाषा में यानी मदर टंग पढ़ाई जाए और हिंदी पढ़ाई जाए और इंग्लिश पढ़ाई जाए सेकेंडरी एजुकेशन पर या सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें मुदालियर कमीशन के रेफरेंस में। इसमें से कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम की बात की गई हो या सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बात की गई हो, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई हो, प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बात की गई हो, या प्राइवेट स्कूल्स को कंपनी एक्ट के अनुसार संचालित करने की बात की गई हो, या गर्ल्स इंटर कॉलेजेस के बारे में बात की गई हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है मुदालियर कमीशन के बारे में, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कॉन्सेप्ट, हमने केवल उनकी चर्चा की है। वैसे तो 255 पृष्ठ की रिपोर्ट है, तमाम बातें इन्होंने बताई हैं, तमाम बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन वो हमारे लिए उतनी जो है एग्जाम की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो गाइस, इसके बाद की जो हम चर्चा करते हैं, जो मुदालियर आयोग के बाद हमें पढ़ना है वो है आचार्य नरेंद्र देव समिति के बारे में पढ़ना है। तो जो लिस्ट हम लोगों ने लिखी है उसके अनुसार अब जो हमारा है वो है आचार्य नरेंद्र देव समिति। और आचार्य नरेंद्र देव समिति का भी जो गठन है वो 1953 में हुआ। अब आचार्य नरेंद्र देव समिति, हमने कहा कि ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। इनकी हम बहुत शॉर्ट में इनको पढ़ेंगे कि इसका गठन कब हुआ, 1953 में हुआ। और ये जो समिति बनी, इसका जो दायित्व था या जो इसका प्रतिवेदन था वो केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये गठित की गई समिति। ये कोई नेशनल लेवल की कमेटी नहीं थी या केंद्र सरकार द्वारा ये गठित नहीं थी। तो इसको क्या करना था, इसका जो गठन किया गया था वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये गठित थी। अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये गठित थी तो इसको केवल क्या करना था, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों एवं शिक्षा पर अध्ययन एवं सुझाव देना। लेकिन जो आचार्य नरेंद्र देव समिति ने ये अध्ययन किया या उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा थी,
जब इसने उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन किया और अपने प्रतिवेदन दिए तो कुछ ऐसी बातें निकल कर आई इसमें जो पूरे भारतवर्ष के दूसरे राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण थी या उपयोगी थी। तो जो सिफारिशें थी, ठीक है, जो इसकी प्रतिवेदन थे, ये सुझाव थे, सुझाव अन्य राज्यों के लिए भी साबित हुए। अब वो कौन कौन से सुझाव हैं, इनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ना ही हमसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो आचार्य नरेंद्र देव समिति किससे संबंधित थी? ये भी माध्यमिक शिक्षा से ही संबंधित थी। ध्यान रखें कि इसका भी संबंध जो है वो केवल माध्यमिक शिक्षा से ही या माध्यमिक विद्यालयों तक ही सीमित है और इसका कार्यक्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश था। लेकिन इस समिति को हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इस समिति ने उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की स्थिति के बारे में जो तस्वीर निकाल कर लाए थे या जो इसने निष्कर्ष निकाला था या जो इन्होंने सुझाव या सिफारिशें की थी, वो केवल यूपी के सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ही बेनिफिटेड या बेनिफिशियर नहीं थी, बल्कि वो इंडिया के अदर स्टेट्स के लिए भी, और अदर स्टेट्स ने भी उस समिति से जो लाभकारी सुझाव थे उनको ग्रहण किया और उन्हें अपने अपने राज्यों में लागू किया था। तो केवल इतना ही बात, यानी यहाँ पर 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं कि आचार्य नरेंद्र देव समिति का संबंध किससे है। तो इस समिति का भी संबंध है तो ताराचंद समिति, मुदालियर आयोग और ये आचार्य नरेंद्र देव समिति, ये तीनों चीजों, ये जो तीनों दस्तावेज हैं, इन तीनों दस्तावेजों का जो संबंध है वो माध्यमिक शिक्षा से है। हाँ, आचार्य जो ताराचंद समिति थी वो एक अपूर्ण था, फिर उसको एक लार्ज स्केल पर मुदालियर कमीशन ने लेकर के आया और चूंकि मुदालियर कमीशन की रिकमेंडेशंस लेट हो रही थी, इसलिए यूपी सरकार ने भी उस समय अपनी माध्यमिक शिक्षा को सुधारने के लिए एक समिति बना दी, आचार्य नरेंद्र देव समिति। तो ये लगभग दोनों समितियां, जो मुदालियर कमीशन और आचार्य नरेंद्र देव समिति, लगभग एक साथ इनके प्रतिवेदन आए, लेकिन उसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था और आचार्य नरेंद्र देव समिति का जो प्रतिवेदन था वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में था। लेकिन काफी समानता भी थी दोनों में, लेकिन मुदालियर कमीशन लार्ज स्केल पर था, या स्मॉल स्केल पर था, लेकिन कुछ बातें इसमें भी थी जो दूसरे लोगों के लिए, दूसरे स्टेट्स की सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी जो है वो बेनिफिटेड थी या बेनिफिशियर थी, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं अपने इम्पोर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत। चलिए अब इसके बाद चर्चा करते हैं आचार्य नरेंद्र देव समिति के बाद अध्ययन करना है हमें दुर्गाबाई देशमुख समिति का। तो नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है दुर्गाबाई देशमुख समिति उन्नीस सौ 58-59। अब इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम कहते हैं NCWE के नाम से, ये भी काफी पॉपुलर है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं नेशनल कमेटी फॉर वुमेन एजुकेशन। या इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। तो कई इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, ये भी वुमेन एजुकेशन के बारे में या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती है। तो इसको NCW या नेशनल कमेटी ऑफ वुमेन एजुकेशन भी कहा जाता है, या राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, या इसको दुर्गाबाई देशमुख समिति भी हम कहते हैं। अब इसका जो गठन हुआ वो किसकी सिफारिश पर हुआ? पहली चीज
इसका जो गठन हुआ था योजना आयोग की सिफारिश पर। पहली बात आपको ध्यान में रखना कि दुर्गाबाई देशमुख समिति का जो गठन था वो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशंस पर हुआ था। जुलाई 1957 में प्लानिंग कमीशन ने वुमेन्स की स्थिति को यानी महिलाओं की स्थिति को सुधार के, तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना महिला को शिक्षित किए हुए जो है समाज को शिक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लानिंग कमीशन ने कहा कि हमें महिला शिक्षा के बारे में एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए और जो वुमेन एजुकेशन के बारे में हमको एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत कर सके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में दुर्गाबाई देशमुख जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जो वाइफ थी, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई 1958 में, और 1959 में समिति ने अपनी जो है वो रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। और तो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यहाँ से पूछा जाता है दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन कब हुआ, तो गठन हुआ 1958 में, ध्यान रखें, सिफारिश पर यानी, और सिफारिश कब की गई थी, 1957 में की गई थी। यहाँ ध्यान रखें सिफारिश जो हुई थी वो जुलाई 1957 में योजना आयोग ने की, 1958 में गठन हुआ, 1959 में समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंपा। अब इसके जो सुझाव थे वो सुझाव महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखने हैं। पहली चीज उन्होंने जो सुझाव थे, यानी हम इसके महत्वपूर्ण सुझावों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव, पहली चीज उन्होंने कहा कि जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग को एजुकेशन ओरिएंटेड कर दिया जाए। पहली चीज उन्होंने जो बताई, ध्यान रखें कि एक चीज मिसिंग है, इसका कोर एरिया क्या है, जो हर समिति के बारे में आपको ध्यान में रखना है, वो उसका मुख्य कार्य क्षेत्र था। तो इसका जो मुख्य कार्य क्षेत्र था दुर्गाबाई देशमुख समिति का जो संबंध था वो किससे है, पहली चीज रिलेटेड टू वुमेन गर्ल एजुकेशन। पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि ये महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा से संबंधित सुझाव, इसका जो कार्यक्षेत्र था वो स्कूलिंग लेवल पर वुमेन या गर्ल्स एजुकेशन के बारे में सुझाव देना था। अब इसने सुझाव में क्या दिया, इसने सुझाव में पहली बात कही कि चूंकि पहले क्या होता था, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो तो को एजुकेशन से हुई, लेकिन बाद में जो मुगल कालीन शिक्षा आई तो फिर जो था वो सह शिक्षा का प्रावधान खत्म हो गया। बॉयज स्कूल्स अलग, बॉयज अलग पढ़ते थे और गर्ल्स अलग पढ़ते थे, तो एक भेदभाव होने लगा और जो एक दूसरे के प्रति जो चूंकि शिक्षा समाप्त करने के बाद बॉयज एंड गर्ल्स को एक मेल और फीमेल के रूप में सोसाइटी में एक साथ ही अपना लाइफ स्पेंड करना था। तो जब उनका जब डेवलपमेंट पीरियड हुआ और डेवलपमेंट पीरियड में जब हम उनको एक दूसरे से अलग कर देते हैं तो उनमें जो एक दूसरे की पर्सनालिटी को समझने के लिए या एक दूसरे में जो उनको एडॉप्ट करने के लिए जो आइडियल टाइम होता है वो नहीं हो पाता और एक आइसोलेटेड सोसाइटी क्रिएट होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस समिति ने इस बिंदु को जो है वो संज्ञान में लाए और कहा कि हमें जो है वो स्कूलिंग जो है वो सह शिक्षा युक्त करनी चाहिए, अर्थात बॉयज एंड गर्ल्स को एक साथ पढ़ाना चाहिए। अर्थात उनका कहना था कि को एजुकेशन ओरिएंटेड स्कूलिंग की जाए। पहली चीज कि जो सह शिक्षा युक्त विद्यालय शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जाए, उसकी स्थापना की जाए, या यूं कह लीजिए कि को एजुकेशन ओरिएंटेड स्कूल ओपन किए जाएं या विद्यालय खोले जाएं। दूसरा, फिर तीसरी बात उन्होंने कही
कि स्कूलिंग तो है, हाई स्कूल से और इंटर लेवल पर जो है स्पेशल गर्ल्स स्कूल खोले जाएं। यहां पर उन्होंने कहा स्पेशल गर्ल्स स्कूल भी ओपन किए जाएं। जो धीमी गति की बालिकाएं सीखने वाली, अगर सामान्य प्रतिभाशाली बालिकाएं हैं तो उनको तो को एजुकेशन में, लेकिन अगर कुछ स्पेशल टाइप की गर्ल्स हैं या मंदबुद्धि हैं या धीमी गति से स्लो लर्नर हैं तो उनके लिए एक स्पेशल गर्ल्स स्कूल भी खोले जाए, जहां पर हम उन स्पेशल बच्चों को ट्रीट करें, स्पेशल गर्ल्स को पढ़ाएं। चौथी बात उन्होंने कही कि जो गर्ल्स है के लिए एक नेशनल स्टेट लेवल पर एक फीमेल एजुकेशनल डायरेक्टर नियुक्त किया जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक महिला शिक्षक निदेशक की नियुक्ति की जाए, यानी एक फीमेल एजुकेशनल डायरेक्टर की नियुक्ति की जाए प्रत्येक राज्य में। पांचवी बात उन्होंने कही कि जो स्कूल है उन स्कूल्स में मेल टीचर्स के साथ साथ फीमेल टीचर भी अपॉइंट किए जाए। इन स्कूल फीमेल टीचर्स अपॉइंटेड विद मेल टीचर्स। तो पुरुष अध्यापकों के साथ साथ विद्यालयों में पुरुष अध्यापकों के साथ साथ महिला अध्यापकों की भी नियुक्ति की जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दुर्गाबाई देशमुख समिति से संबंधित। पहली बात तो इस समिति का संबंध जो है वो केवल महिला या बालिका शिक्षा से के संदर्भ में है। इसने कहा कि जो शिक्षा है वो सहशिक्षा युक्त, स्कूलिंग जो है वो सहशिक्षा युक्त होनी चाहिए। स्पेशल गर्ल्स के लिए स्पेशल गर्ल्स स्कूल खोले जाने चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक महिला शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए और विद्यालयों में पुरुष अध्यापकों के साथ साथ महिला अध्यापकों की भी नियुक्ति होनी चाहिए या की जानी चाहिए। तो ये 5 बातें आपको दुर्गाबाई देशमुख समिति के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए इसके बाद एक और महत्वपूर्ण समिति के बारे में बात करते हैं। श्री प्रकाश समिति। श्री प्रकाश समिति यानी 1959। अब इस समिति को और हम क्या कहते हैं, ध्यान रखें कि हर समिति का अल्टरनेटिव नेम आपको ध्यान में रखना ही होगा। इसको हम कहते हैं धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा समिति। इसको क्या कहा जाता है, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन कमेटी। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हम इसका कोर क्षेत्र देखें श्री प्रकाश समिति का, तो कोर क्षेत्र था कि इसका जो उसको जो सुझाव देना था वो धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा के संदर्भ में रिकमेंडेशंस करनी थी। तो अब इसके महत्वपूर्ण सुझावों के बारे में अगर हम बात करें, तो बहुत प्रासंगिक सुझाव दिए इन्होंने। तो इसका कोर एरिया क्या है, पहली चीज तो ये जो समिति है वो किससे है, रिलेटेड टू रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, पहली चीज तो ये इससे संबंधित है। अब इसने सुझाव क्या दिया,
सुझाव इसने दिया कि जब हम आप सभी जानते हैं कि जब हम लोगों ने स्कूलिंग की है तो जब हम लोगों की जो प्रतिदिन का जो स्कूलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होता था वो स्टार्ट होता था प्रेयर से, प्रार्थना करते थे। चाहे वो सरस्वती वंदना करना हो, राष्ट्रगान गाना हो, या तमाम अलग अलग शैक्षिक संस्थानों में अलग अलग वंदनाएं या प्रार्थनाएं की जाती थी, योग कराया जाता था। तो इस समिति ने सुझाव दिया कि प्रत्येक शैक्षिक संस्था में जो कार्यक्रम है या जो क्रियाकलाप है या जो दिनचर्या है वो प्रार्थना और मेडिटेशन से स्टार्ट होनी चाहिए या प्रारंभ की जानी चाहिए। तो प्रत्येक शैक्षिक संस्थान की दिन प्रतिदिन की जो गतिविधि है वो प्रार्थना और योग से प्रारंभ होनी चाहिए। पहली बात तो इन्होंने कहा कि इन एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट should be started their day-to-day activities through prayer and meditation। तो प्रार्थना और योग से, और हम लोग सभी जानते हैं, तो ध्यान रखें कि हम लोग प्रार्थना तो की लेकिन हमें अभी तक नहीं पता था कि ये जो हम जब स्कूल जाते थे तो सबसे पहले पीरियड के पहले सबसे पहले प्रार्थना क्यों होती थी, क्योंकि 1959 में श्री प्रकाश समिति ने इस बात की वकालत की थी कि जो शैक्षिक संस्थानें हैं, शैक्षिक संस्थाओं में जो गतिविधियां हैं दिन प्रतिदिन की वो प्रार्थना और योग से प्रारंभ होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रार्थना तो होती ही थी लेकिन हमको पीटी भी कराई जाती थी। या हम लोगों में, आप में से पता नहीं कितने लोगों की स्कूलिंग में पीटी होती थी, लेकिन हम जब पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में प्रार्थना के बाद मौसम के अकॉर्डिंग एक पीटी या शारीरिक शिक्षा का जो है वो भी कराई जाती थी या योगाभ्यास कराया जाता। तो शारीरिक शिक्षा के लिए भी उन्होंने कहा कि एक जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो दूसरा सुझाव था कि प्रत्येक शैक्षिक संस्था में शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए या शारीरिक व्यायाम भी प्रतिदिन किया जाना चाहिए या कराया जाना चाहिए। फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि जो धार्मिक शिक्षा है, तो धार्मिक शिक्षा पर इंटीग्रेटेड एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाए। बहुत सारे भारत में धर्म हैं, बहुत सारे पंथ संप्रदाय हैं, तो तीसरा सुझाव इस समिति का था कि धर्मों के बारे में एक समाकलित समझ विकसित करने के लिए अलग अलग धर्मों से संबंधित एक आमंत्रित व्याख्यान या एक इनवाइटेड लेक्चर्स जो है वो टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट में कराए जाने चाहिए या स्कूल में जो है संचालित होने चाहिए, आयोजित किए जाने चाहिए। तो पहला सुझाव कि प्रत्येक शैक्षिक संस्था की दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है वो प्रार्थना और योग से होनी चाहिए। प्रत्येक शैक्षिक संस्था में शारीरिक शिक्षा हेतु पीटी एवं फिजिकल एक्सरसाइज कराई जानी चाहिए। तीसरा, विभिन्न धर्मों के बारे में एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए विशेष आमंत्रित व्याख्यान आयोजित होने चाहिए। और चौथी बात इन्होंने कही कि नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में कुछ गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए और उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो इस जो है क्वालिटेटिव, रिलीजियस और मोरल एजुकेशन पर बुक्स बनाई जानी चाहिए, स्टडी मटेरियल तैयार किया जाए, किताबें लिखी जाए और उन किताबों को अध्ययन हेतु विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए। तो इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो है रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव में एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना। तो एक रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव में एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए
अलग अलग रिलीजन से संबंधित एक्सपर्ट्स के एक विशेष व्याख्यान या विशेष आमंत्रित व्याख्यान समय समय पर विद्यालयों में या संस्थानों में उनका आयोजन किया जाए। फिर क्योंकि धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा के बारे में है तो उन्होंने कहा कि इन दोनों ही मुद्दों पर धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा के बारे में गुणवत्तापूर्ण जो है अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, बुक्स प्रिपेयर किए जाए और उन्हें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है श्री प्रकाश समिति के बाद, वो समिति है हमारी ढेबर आयोग 1960। लेकिन ढेबर आयोग को हम नेक्स्ट क्लास पर देखते हैं, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत सारी समितियां हमने पढ़ी। हमने मुदालियर कमीशंस को भी पढ़ा, इसके बाद हमने आचार्य नरेंद्र देव समिति को भी पढ़ा, दुर्गाबाई देशमुख समिति को भी पढ़ा, श्री प्रकाश समिति को पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर इनसे संबंधित कोई आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। गाइस, आज से हम लोग एक नई एक चीज स्टार्ट करते हैं कि जब भी क्लास ओवर होगी तो हम आपसे कोई 2 क्वेश्चंस पूछेंगे और वो 2 क्वेश्चंस वो होंगे, उन टॉपिक्स पर होंगे जो टॉपिक्स हमने पहले पढ़ रखे हैं, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आपकी लर्निंग चल रही है या आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। तो हम 2 क्वेश्चंस आपसे पूछा करेंगे प्रतिदिन वीडियो के आखिरी में, और उनके आपको जवाब अपने कमेंट्स बॉक्स में देना होगा बिना चीटिंग किए हुए। अगर आपको आते हैं तो आप जवाब दीजिए, और नहीं आता तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए कि वो कहाँ किस वीडियो में हमने बताया था, कब पढ़ाया था, उसको सर्च करिए और फिर कोशिश करिए। जो विद्यार्थी हमें जवाब देंगे उनके नाम हम यहाँ से जो है वो नाम उच्चारित करेंगे, उनको यहाँ से एक साइकोलॉजिकल रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। तो एक तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की एक कोशिश है हमारी। तो आई होप कि आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे और बिना किसी आलस के, बिना किसी झिझक के आप लोग या सही या गलत की परवाह किए बगैर आप उन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो और ये केवल इसलिए है ताकि हमारे और आपके बीच का ये जो संपर्क है, ये जो जुड़ाव है, ये थोड़ा और स्ट्रांग हो। तो हमारे आज के जो 2 प्रश्न हैं उन 2 प्रश्नों को आपको जरा सुनना है, और हमने कहा कि हम वो प्रश्न पूछेंगे जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। कोई ऐसा प्रश्न हम नहीं पूछेंगे जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है। तो गाइस, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वैदिक शिक्षा में उपकुमड़ और नैष्ठिक का संबंध किससे है, या ये क्या है? उपकुमड़ और नैष्ठिक, ये 2 शब्द आए थे वैदिक शिक्षा में। तो उपकुमड़ और नैष्ठिक क्या है और इनमें क्या अंतर या क्या समानता या क्या रिलेशन है, इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना है। क्लियर? तो उपकुमड़ और नैष्ठिक, व्हाट इज द उपकुमड़ एंड नैष्ठिक इन अ वैदिक एजुकेशन? पहला क्वेश्चन तो आपको ये करना है। दूसरा क्वेश्चन कि बुद्धिस्ट पीरियड की एजुकेशन में टीचर को क्या कहा जाता था? जैसे वैदिक शिक्षा में गुरु को जो टीचर था उसको गुरु कहा जाता था या आचार्य कहा जाता था, वैसे ही बुद्धिस्ट पीरियड में टीचर को क्या कहा जाता है? तो 2 सवाल हैं। वैदिक पीरियड में उपकुमड़ और नैष्ठिक से आप क्या समझते हैं, और बुद्धिस्ट पीरियड में टीचर्स को क्या कहा जाता है, या टीचर को किस नाम या कौन सी संज्ञा या कौन सी उपाधि दी जाती थी? कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने टाइप ऑफ टीचर्स नहीं पूछा बुद्धिस्ट में, हमने केवल टीचर को क्या कहा जाता था। जैसे वैदिक में उसे गुरु कहा जाता है, तो वैसे बुद्धिस्ट में क्या कहा जाता है टीचर को? तो ये 2 जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। आई होप कि आप लोग इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, और जो आपके जवाब होंगे उनको एक्नॉलेज किया जाएगा हमारी तरफ से। तो आई होप कि
आपको ये क्लासेस जो है इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, लेकिन फिर भी आपके इम्प्रूवमेंट के सुझाव बहुत काइंडली इनवाइटेड है। तो गाइज आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। बहुत लाइक्स कम आते हैं, इससे लगता है कि हमारे जो प्रयास हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसलिए लाइक ज़रूर किया करिए और पॉसिबल हो तो अपने सर्कल में दूसरे फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए भी इसको शेयर किया करिए। तो आज की क्लास यहीं तक गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।